दोस्तों, पैसा एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनकर लोगों की आंखों में चमक सी आ जाती है। हर कोई पैसे को पाने की ख्वाहिश रखता है। कुछ इसे मेहनत करके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेकर कमाना चाहते हैं, तो कुछ इसे चोरी या लूट कर कमाना चाहते हैं। हर कोई ज्यादा पैसे कमाने का सीक्रेट जानना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि पैसे कमाने का कोई ऑथेंटिक और रियल सीक्रेट नहीं है। और न ही किसी को पैसे कमाने का सही तरह से सीक्रेट पता है। आप कितनी भी फाइनेंस की बुक्स पढ़ लें, आप कितने भी पॉडकास्ट सुन लें, आप कितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज्ञान क्यों न ले लें, फिर भी कोई आपको पैसे कमाने का डेफिनेट सीक्रेट नहीं बता पाएगा। कोई आपको बजट बनाने को कहेगा, तो कोई आपको अपने एक्सपेंसेस को कट करने को कहेगा, तो कोई आपसे सबसे पहले अपने डेब्ट को पे करने को कहेगा। यानी हर एक्सपर्ट अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने हिसाब से आपको अपनी राय देगा। सही मायने में कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होता, बल्कि एक कॉन्फिडेंट गेसर होता है। लोग सिर्फ गेस करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह से सही होती है, क्योंकि असल में आप फाइनेंस के बारे में तभी सीखते हैं जब पैसे को लेकर आपका एक्सपीरियंस बैड होता है। यानी बाकी एक्सपीरियंस की तरह फाइनेंस में आप अपने बैड एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं आरजे गौहर परवेज। आज हम जिस ऑडियो बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के तरीके। दोस्तों, आज के दौर में अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो लोगों को ये टॉपिक बड़ा ही स्कैरी लगता है और लोग इस टॉपिक पर बात करने से घबराते हैं। लेकिन वहीं लोगों से सेक्स के बारे में डिस्कस करने को कहा जाए तो लोग सेक्स के टॉपिक पर घंटों बात कर सकते हैं और इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस हमारी सोसाइटी में एक टैबू बन चुका है, यानी लोग अब इस पर बात करने से घबराते हैं। लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं दूसरे लोग उनके फाइनेंस को लेकर उन्हें जज न करने लगें। लोगों ने ये एक नोशन बना लिया है, यानी एक परसेप्शन बना लिया है कि अगर आप पैसे को लेकर बुरे हैं या अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक इररेस्पॉन्सिबल इंसान हैं, और अगर आप अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक खराब इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इस ऑडियो बुक को सुनेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से हम खुद को बचाएं, किस तरह से हम अपनी लाइफ में सेटल हों, किस तरह से हम अपने लिए पैसे को सेव करें और किस तरह से अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाएं। क्या आपको मालूम है कि एफ ऑफ फंड क्या होता है? क्या आपको ये मालूम है कि आज के दौर में डेटिंग करना इतना कॉस्टली क्यों होता जा रहा है? और आखिर क्यों हमें ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारे जैसा ही हो? क्या आपको मालूम है कि इमेजिनरी मनी क्या होती है और आखिर क्यों हमें कॉस्टली वेडिंग से बचना चाहिए? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो आपको ये ऑडियो बुक पूरी सुननी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस डिस्कशन को हम आगे के एपिसोड्स में कंटिन्यू करते हैं। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर ऑडियो बुक बेड विद मनी, फाइनेंसेस को मैनेज करने के तरीके। मैं हूं आरजे गौहर परवेज, कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, आज के इस दौर में सब कुछ महंगा है। बेसिक चीजों से लेकर लग्जूरियस चीजें तक सब कॉस्टली हैं और इसी महंगाई की मार एजुकेशन पर भी पड़ी है। हमारे यहाँ लोग गवर्नमेंट स्कूल को उतना अच्छा नहीं मानते, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आती है, और ये पढ़ाई तो स्कूल्स की पढ़ाई से भी ज्यादा महंगी होती है। कुछ लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स लोन लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करते हैं। कॉलेज के लिए पे करना मतलब अपनी आइडेंटिटी के लिए पे करना है। जब आप किसी महंगे और सस्ते कॉलेज को कंपेयर करेंगे तो आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में समझ में आने लगेगा। आप ये देखेंगे कि किस तरह से महंगे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स महंगे ब्रांड के कपड़े पहनकर आते हैं और एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की ड्रेसिंग नॉर्मल ही होती है। यानी आप जब यंग हो रहे होते हैं तो आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जब आप कॉलेज जाते हैं, अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स या महंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं तो आपको उसी वक्त ये एहसास हो जाता है कि आपका जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो उनके फाइनेंशियल वर्ल्ड से कितना अलग है। आपको अपने अंदर कमी का एहसास होने लगता है। आपको भी ये मन करने लगता है कि काश आप भी महंगे कपड़े पहन सकें, महंगी कार से आ सकें,
खास तौर पे जो स्टूडेंट्स लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उन्हें ये चीजें ज्यादा फील होती हैं। 2015 के न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में ली सीजेल नाम की ऑथर ने ये एडमिट किया कि उन्होंने पर्पसफुली अपना स्टूडेंट लोन डिफॉल्ट किया था। हालांकि उनके इस स्टेटमेंट को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था और लोगों का ये मानना था कि बाकी लोग भी इसी तरह स्टूडेंट लोन को डिफॉल्ट करने लगेंगे। इस बात पर सफाई पेश करते हुए ली सीजेल का ये कहना था कि स्टूडेंट लोन एक यंग पर्सन पर बेवजह का डेब्ट होता है। हालांकि स्टूडेंट्स ने तो अपनी एजुकेशन के लिए ही लोन लिया, जबकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कम्युनिटी और गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी एजुकेशन से ही फ्यूचर में अच्छे सिटीजन्स निकलेंगे और हो सकता है फ्यूचर में कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के लिए काम करें। स्टूडेंट लोन से स्टूडेंट पर लोन पे करने का एक मेंटल प्रेशर रहता है और उसे लेकर सोसाइटी भी बड़ी जजमेंटल हो जाती है, जिसके बाद वो स्टूडेंट बाकी लोगों से अपने आप को कम समझने लगता है। हमारी सोसाइटी ने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करने को या फिर एक सस्ते नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई करने को एक स्टिग्मा बना दिया है। फिर जैसे तैसे करके जब आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपके ऊपर पैसे कमाने की टेंशन रहती है। ऐसे में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग बच्चे नहीं होते हैं, वो छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं और फिर उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अगर आप सही तरह से समझेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से हमारी सोसाइटी हमें डेब्ट के जाल में फंसा रही है और हम भी इस जाल में ट्रैप होते जाते हैं। हमें यंगर एज से ही डेब्ट की आदत लगाई जाती है और डेब्ट के ट्रैप में फंसाया जाता है। जबकि कई रिसर्च की डेटा के मुताबिक स्टूडेंट लोन डेब्ट से न जाने कितने लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो गया और न जाने कितने लोग अभी तक अपने स्टूडेंट लोन को पे कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट के लोन को कम करें या फिर उसे माफ करें, ताकि यंगर जनरेशन फ्री होकर काम कर सके और अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर कर सके। लोन को माफ करवाने के कई सारे तरीके हैं। अगर आपका लोन बहुत ज्यादा है तो भी आप इसे माफ करवा सकते हैं। इसके लिए आपने जिस बैंक से लोन लिया है उस बैंक के ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा और आपको लोन माफी का एक एप्लीकेशन भरना होगा। उसमें लोन माफ करवाने की सही वजह बतानी होगी और अगर बैंक को ये लगेगा कि आपकी वजह जेन्युइन है तो बैंक आपकी एजुकेशन लोन को माफ कर देगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अपने लोन को जल्दी पे कर सकते हैं तो कोशिश करें कि उसे जल्दी पे कर सकें। एज अ यंग पर्सन, अगर आपके ऊपर किसी तरह का लोन है, चाहे वो लोन कंज्यूमर लोन ही क्यों ना हो, आप उसे पे करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप एक पार्ट टाइम जॉब करें और पार्ट टाइम जॉब से स्टूडेंट लोन को पे करने की कोशिश करें। पार्ट टाइम जॉब में आप अपने से कम क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आप अपने एक्सपेंसेस को भी पूरा कर लेंगे। इससे ये भी फायदा होगा कि अर्ली एज में आपको फाइनेंस की वैल्यू मालूम होगी और साथ ही साथ आपके अंदर खुद से डेब्ट पे करने की भी आदत लग जाएगी। फाइनेंस में आदत का लगना बेहद ज़रूरी है। वो आदत चाहे सेविंग की हो या फिर इन्वेस्टिंग की हो या फिर डेब्ट पे करने की हो, ये आदत अगर अर्ली एज से ही लग जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब करने से बिल्कुल भी ना घबराएं। दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है। अगर आप किसी से भी उसकी कहानी पूछेंगे तो ज्यादातर लोग आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। लोग आपको ये बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और किस तरह से आज वो जिस मकाम पर हैं वो उस मकाम तक कैसे पहुंचे और उस मकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत और मुश्किलों का सामना किया। बैड विथ मनी बुक की ऑथर कहती हैं कि हमारा जो भी बैकग्राउंड होता है या हमारी जैसी फैमिली होती है, वैसे ही पैसे को लेकर हमारा व्यू होता है। हमारी फैमिली पैसे को ज्यादा खर्च करेगी तो हम भी पैसे को ज्यादा खर्च करेंगे और अगर हमारी फैमिली सेविंग और इन्वेस्टिंग करेगी तो हम भी बड़े होकर सेम फूड स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रैड कोलोन्स के अकॉर्डिंग पैसे को लेकर हमारे अंदर जो स्क्रिप्ट तैयार होती है वो हमारी फैमिली ही क्रिएट करती है। पैसे को लेकर जो भी हमारे अंदर मैसेजेस हैं, जैसे कि पैसे से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं या फिर पैसे से हमें खुशियां मिलती हैं, ये सब मैसेजेस हमारी फैमिली ही हमारे अंदर डाल देती है। अमीर गरीब कौन होते हैं और इनके बीच किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए, अमीर को किस तरह से पहचानें और गरीब को कैसे पहचानें,
ये सब हमें हमारी फैमिली ही बताती है, और बचपन में जो भी हमारी फैमिली का परसेप्शन होता है, हम उसी हिसाब से अपना भी परसेप्शन बना लेते हैं। वेल्दी और पुअर की अगर बात करें, तो वेल्दी और पुअर को सही मायने में हम उसकी क्वालिटी से जान सकते हैं, उसकी क्वांटिटी से नहीं। यानी हमें ज्यादा या कम पैसे से किसी के अमीरी और गरीबी के स्टेटस को नहीं जानना चाहिए। हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ही हमारे सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं की कॉपी करते हैं, या वो वैसे जैसे बिहेव करते हैं और थिंकिंग रखते हैं, हम भी उसी तरह अपनी थिंकिंग रखते थे। हमारे पेरेंट्स हमें जो भी सिखाते थे या बताते थे, हम उसे ही रियल मान लेते थे। वो चीज चाहे पैसे के बारे में हो या फिर किसी और चीज के बारे में हो। हम में से ज्यादातर लोगों की फैमिली में फादर ब्रेड अर्नर होते हैं और मदर होम मेकर होती हैं। हमारे फादर रोजाना ऑफिस जाते थे और मदर हमारी घर की केयर करती थी। मोस्टली बचपन में हमें यही सिखाया जाता था कि हमें पैसे की कद्र करनी चाहिए, पैसे को संभाल कर रखना चाहिए। और जब हम ज्यादा पैसे खर्च करने लग जाते थे, तो हमसे यही कहा जाता था कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। हमने कई फैमिलीज ऐसी भी देखी होंगी जिनके घर की अर्निंग अच्छी थी, लेकिन पैसे को लेकर उनका बिहेवियर काफी अजीब था। वो पैसे को सही जगह पर स्पेंड करने में भी हिचकिचाते थे। वहीं हमने कई फैमिलीज ऐसी भी देखी होंगी जिनकी फैमिली की अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं होती, फिर भी वो अच्छे से अच्छा खाते थे और अच्छे से अच्छा कपड़े पहनते थे। बैड विद मनी की ऑथर बताती हैं कि उनकी फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी और उनके पेरेंट्स ने उन्हें और उनके भाई बहनों को अच्छी लाइफ देने की कोशिश की थी। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए ताकि वो अपनी हर विश को पूरा कर सकें। फिर जब वो टीनेज में आई तो उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें उनकी ही गलती है। जबकि उनके फादर एक वेल इंटेंशन और फनी इंसान है, लेकिन उन्हें ड्रिंकिंग गैम्बलिंग की बुरी लत थी, जिसकी वजह से ही उनकी पहली शादी टूट गई थी। फादर की अर्निंग ज्यादा ना होने की वजह से वो सोशल एंजाइटी और इनसिक्योरिटीज में रहने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें ड्रिंकिंग की आदत लग गई थी। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ज्यादातर लोग गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप अमीर हो, और अगर आप उनकी नजरों में अमीर नहीं होते हैं तो वो आपको गलत तरीके से जज करेंगे और आप उनकी नजर में एक बुरे और लापरवाह इंसान होंगे। दोस्तों, जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके मन में आती है वो है जॉब। आपके अंदर नया नया जोश रहता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको लगने लगता है कि अब लाइफ के नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं और कई सारी कंपनीज में इंटरव्यू भी देते हैं, या फिर आपके कॉलेज कैंपस सिलेक्शन के थ्रू आपकी जॉब लगवाने की कोशिश करता है। कुछ लकी होते हैं तो उन्हें जॉब मिल जाती है, लेकिन जो अनलकी होते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। जिन्हें जॉब नहीं मिलती वो काफी डिसहर्टन फील करने लगते हैं और अपनी सारी उम्मीद छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए हम अब आपसे जॉब्स पाने के 6 टिप्स शेयर करने वाले हैं। पहला टिप है, आस्क एवरीवन। अक्सर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, शर्म या फिर अपनी ईगो की वजह से जॉब के बारे में लोगों से नहीं पूछते हैं। देखा जाए तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो खाली बैठने से बेहतर है कि आप लोगों से जॉब के लिए पूछें, उनसे कहें। हो सकता है कोई आपका दोस्त, आपका रिलेटिव जॉब पाने में आपकी हेल्प कर दे। इसलिए आप लोगों को बताएं कि आपको जॉब की जरूरत है। इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है। आप अपनी जॉब की नीड सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लिंक्डइन और इसी तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आईडी बनाकर उस पर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके ऐसा करने से कहीं ना कहीं से आपको जॉब ऑफर आ जाए और आप एक अच्छी नौकरी पा सकें। दूसरी टिप है, नेपोटिज्म को एक्सेप्ट करें। अगर आपको जॉब करनी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने दोस्त, भाई या रिलेटिव से अपनी सिफारिश करवाएं। अगर आपका दोस्त या आपका कोई रिलेटिव या कजिन किसी कंपनी में अच्छी प्रोफाइल पर है तो आप उनसे अपनी सिफारिश के लिए कह सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी बुरा फील नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल, जॉब की नीड आपको है और उसी जॉब से आपके फाइनेंसेस मैनेज होंगे। तीसरी टिप है, जॉब जॉब ही होती है। जब आपको बहुत मुश्किलों से जॉब मिले तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको किसी प्रोफाइल पर जॉब मिल रही है या आपका पैकेज क्या है या आप वो जॉब कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज के दौर में जॉब मिलना काफी मुश्किल काम है।
इसलिए आपको जैसी भी जॉब कहीं भी मिल रही हो, आप पूरी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ उसी काम को करें, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि काम ही पूजा है। चौथी टिप है इंटरनेट की हेल्प लें। इंटरनेट हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। इंटरनेट के जरिए आज की डेट में क्या नहीं हो सकता है। इसी तरह जॉब पाने के लिए भी आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन्हें जैसे naukri.com है, monster.com है, ये सब आपको जॉब पाने में हेल्प कर सकती हैं। पांचवी टिप है सही कदम उठाएं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आपको जॉब सर्च करने में अपना बेस्ट देना चाहिए। इसके अलावा आप अपने रिज्यूमे को बेहतर और अपडेटेड बनाएं और कोशिश करें कि आपका रिज्यूमे कैची हो और रिक्रूटर का अटेंशन खींचे। जब भी आप अपनी जॉब एप्लीकेशन को सेंड करें तो उसे पहले अपने फ्रेंड से चेक करा लें कि कहीं आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। अगर की होगी तो उसे रेक्टिफाई कर लें। इसलिए अपना बेस्ट देने की शुरुआत अपने रिज्यूमे से करें, उसे अपने काम में कायम रखें। और छठी टिप है ट्राई करते रहिए। जी हाँ, हमें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। आपको ये ट्राई करते रहना चाहिए कि आपके लिए क्या वर्क करेगा, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जगह पर अप्लाई करना चाहिए। इन सब के अलावा आपको अपने कनेक्शन बढ़ाने होंगे। आप चाहे कुछ भी कर रहे हों या फिर आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपका कनेक्शन अगर लोगों से होगा तो आपको फ्यूचर में कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब आप नई नई जॉब करते हैं तो आपके पास ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते, तो ऐसे में आपके पास बेहतर मौका होता है कि आप सेविंग करें, अपने पैसे को केयरफुली स्पेंड करें, अपने हार्ड अर्न मनी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। दोस्तों, जब हम यंग होते हैं तो हम अपने आप को मेटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा अटैच पाते हैं और कभी कभी उन मेटेरियलिस्टिक चीजों को पाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड करने से भी परहेज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच्ड हैं तो हमें उससे बचना चाहिए। हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों को जरूरत पड़ने पर ही खरीदना चाहिए, ना कि उन चीजों को अपना पैशन या ऑब्सेशन बनाना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन किसी कंपटीशन या शो ऑफ के बेस पर ना लें। अक्सर लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन दूसरे से कॉम्पीट करने के चक्कर में लेते हैं। अगर आपके दोस्त ने एक लग्जूरियस कार ली है तो ये जरूरी नहीं कि आप भी कोई लग्जूरियस कार लें या आप भी उसी टाइम कोई लग्जूरियस कार खरीदें। आप अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल डिसीजन लें। आप अपनी अर्निंग और अपने सेविंग के बेस पर ही इस तरह के डिसीजन लें। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम कैसे सही करें, तो सबसे पहले आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और बिना किसी वजह के किसी भी तरह का लोन ना लें, ना ही कोई दूसरा डेब्ट लें। किसी भी चीज के लिए कोई भी जल्दी ना करें, कोई भी काम रश में ना करें। पहले सोचें, समझें, उसके लिए प्लान बनाएं और फिर उसे एग्जीक्यूट करें। एडमिशन कंसल्टेंट NIV का ये मानना है कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे कॉलेजेस को चूज करते हैं जहां पर फन और एमिनिटीज ज्यादा अवेलेबल हों, ताकि वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकें। ऐसे स्टूडेंट्स का फोकस एजुकेशन नहीं बल्कि फन करना होता है, और इसी वजह से ऐसे स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग और ड्रग्स पर ओवर स्पेंडिंग करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं करनी चाहिए। आप एंजॉय करें, लेकिन कभी कभी एंजॉयमेंट के चक्कर में चीजें हाथ से निकल जाती हैं, जिसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ता है। एक सर्वे की माने तो अमेरिका में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज के दौरान ही पार्ट टाइम जॉब्स करने लगते हैं और ज्यादातर लोग सर्विस इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। 2013 में 17 मैगजीन के सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका में ज्यादातर स्टूडेंट वीक में 19 घंटे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं, और ज्यादा अर्न ना कर पाने की वजह से वो अपनी ट्यूशन फीस को पे नहीं कर पाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें स्टूडेंट लोन लेना पड़ता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कॉलेज के बाद इंटर्नशिप का काम करना भी काफी मुश्किल होता है, और जब आप न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हैं तो आपको स्पेंडिंग करनी ही रहती है। ज्यादातर स्टाइपेंड पर रहने वाले इंटर्न जो न्यूयॉर्क में इंटर्नशिप करते हैं वो रेंट के पैसे बचाने के लिए सिटी से काफी दूर रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली न्यूयॉर्क में रहना काफी कॉस्टली होता है। ऐसा सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं है, दुनिया के कई हिस्सों में लोग, फिर चाहे स्टूडेंट हों या फिर कोई वर्किंग एम्प्लॉई, अपना रेंट बचाने के लिए शहर से दूर रहते हैं ताकि उनकी थोड़ी सेविंग हो सके। इसलिए अगर आप एज अ स्टूडेंट इंटर्नशिप करने की सोच रहे हैं तो आपको पेड इंटर्नशिप करनी ही चाहिए। आप ये ना सोचें कि अनपेड इंटर्नशिप करके आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे।
ध्यान रहे, जितना जरूरी एक्सपीरियंस है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए पैसे भी जरूरी हैं। जब आप अनपेड इंटर्नशिप करते हैं तो यह आपके फाइनेंस को बुरी तरह से डैमेज करता है, और जो पेड इंटर्नशिप करते हैं वो आगे चलकर अच्छे और वाइड क्लास एम्प्लॉय बनते हैं। इस दौरान इंटर्नशिप को लेकर आपको दो बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। पहली है, ओपन माइंडेड बने। जब भी आप कहीं इंटर्नशिप या कहीं जॉब करें तो आपको अपने दिमाग को खुला रखना होगा। आपको चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में उन्हें यूज़ कर सकें। बहुत ज़्यादा आप खुद में कंज्यूम ना रहें। आप देखें कि आपके कलीग्स या आपका बॉस क्या कर रहा है। इंटर्नशिप में पैसा ज़्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, उस दौरान कम पैसे कमाते हुए भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दूसरी बात है, आप ये मत सोचें कि आपका पूरा करियर इंटर्नशिप पर शुरू होगा और ख़त्म होगा। इंटर्नशिप तो एक जरिया है अपना करियर आगे बढ़ाने का, लेकिन इसे आप फुल टाइम करियर बनाने की नहीं सोचें, और न ही ये माने कि ये आपके करियर का एंड है। अक्सर लोग इंटर्नशिप करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड और सीरियस हो जाते हैं, इसलिए आपको इंटर्नशिप के दौरान ही सेव करने की आदत डालनी होगी। अब आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें और बाकी बचा पैसा सेव करें। वैसे तो आप अपनी पहली जॉब या इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा अमाउंट सेव नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर के लिए आपकी आदत बन जाएगी, और ये एक ऐसी आदत है जो आपके काफ़ी काम आने वाली है। अगर आप अभी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि अभी से आप एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश करें और पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दें। कोशिश यही करें कि एटलीस्ट वीक में 18 से 20 घंटे आप पार्ट टाइम जॉब करें। पार्ट टाइम जॉब में आप अपने जूनियर को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी सेल्स स्टोर में जॉब कर सकते हैं, या फिर वीकेंड में इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में छोटी मोटी जॉब करने से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और हमें ये भूल जाना चाहिए कि कॉलेज लाइफ में जॉब करने पर लोग क्या सोचेंगे। लोगों के पास हमेशा से कहने और सोचने को बहुत कुछ होता है। आप कुछ भी कर लें, लोग कुछ न कुछ जरूर सोचेंगे और बोलेंगे। जब भी आपके दिमाग में लोग क्या सोचेंगे इस बात का ख्याल आने लगे, तो उस दौरान आप सोचें कि कॉलेज लाइफ के दौरान इंटर्नशिप करने से फ़ायदा ये होगा कि मुझे एक जॉब करने का माहौल मिलेगा। मुझे ये समझ में आने लगेगा कि जॉब में किस तरह से खुद को प्रेजेंट किया जाता है और जॉब में किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इंटर्नशिप एक मौका होता है खुद को सेविंग के माहौल में ढालने का। इसलिए जब भी आप इंटर्नशिप करें तो पेड इंटर्नशिप ही करें। अनपेड इंटर्नशिप करके आप अपने आप को फाइनेंशियल डैमेज से बचाएं और खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन काफ़ी फास्ट पेस जनरेशन है। आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में कई लोगों से आगे हैं। इसलिए आज की जनरेशन को जेन जी कहा जाता है, और जो इससे पहले की जनरेशन थी उन्हें मिलेनियल कहा जाता था। अक्सर लोग मिलेनियल को स्पॉइल्ड जनरेशन मानते थे। लोगों को ये जनरेशन बिगड़ी हुई और बेकार लगती थी। जब यही जनरेशन अपने अडल्टहुड में थी तो इस जनरेशन में शो ऑफ काफ़ी था, क्योंकि तब सोशल मीडिया का नया नया दौर चला था। ज़्यादातर मिलेनियल्स और कुछ फेसबुक पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उस वक्त आईफोन भी नया नया लॉन्च हुआ था। जो लोग आईफोन अफोर्ड कर सकते थे वो आईफोन लेकर अपना स्टेटस दिखाते थे। टाइम्स मैगजीन की रिपोर्टर नोना विल्स अरोनोविट्स ने मिलेनियल वर्किंग क्लास को अपनी स्टोरी में 5 साल तक कवर किया, क्योंकि ज्यादातर उनका टॉपिक मिलेनियल्स पर ही होता था। नोना विल्स अपनी पब्लिकेशन से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, बिकॉज उनका पब्लिकेशन मिलेनियल्स को गलत तरीके से मीडिया में शो करता था। मीडिया मिलेनियल्स को केयरलेस और इररेस्पॉन्सिबल की तरह मानता था। इस बारे में नोना विलिस का ये कहना था कि मीडिया कलर पीपल, वर्किंग क्लास, मिलेनियल को गरीब की तरह पोर्ट्रे करता था, और जो रिच होते थे उन्हें ही मिलेनियल कंसीडर किया जाता था। यानी अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले मिलेनियल्स हैं तो आपको पुअर क्लास की तरह लेबल किया जाएगा, और वहीं अगर आप अमीर मिलेनियल्स हैं तो आपको सही मायने में मिलेनियल्स कंसीडर किया जाएगा। यही नहीं, जो रिच मिलेनियल्स होते थे वो ज़्यादा केयरलेस और इररेस्पॉन्सिबल होते थे। जितने भी वर्किंग क्लास या पुअर लोग अमेरिका में हैं वो ऐसी अनस्टेबल जॉब कर रहे हैं जहां पर उन्हें कम सैलरी मिल रही है, जिनसे हार्डली इनकी कोई फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। इन वर्किंग क्लास फैमिलीज को अपनी लाइफ से ना तो ज़्यादा उम्मीद है और ना ही उनकी लाइफ में कोई मिरेकल होगा, और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी है।
इन फैमिलीज के पास फोन तो होता है, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटीज नहीं होती है और न ही इनके घरों में इंटरनेट कनेक्शन होता है। इस तरह की मिलेनियल फैमिलीज ना तो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और ना ही ट्विटर पर एक्टिव है। इनका सिर्फ एक ही एम कि किसी भी तरह से घर का बस खर्चा चल जाए। आप खुद सोचिए कि एक तरफ जहां एक आदमी बिलियन डॉलर कमा रहा है, वहीं सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा भी है जो अपनी डेली नीड्स की चीजों को जुटाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जब कभी अपने सालाना यानी कि एनुअल बजट में गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि वो स्टूडेंट लोन को माफ करेगी या फिर सबको फ्री में घर देगी, तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट उन लोगों के स्टूडेंट्स लोन माफ करेगी या फिर उन लोगों को फ्री में घर देगी जो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इस दौरान जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली और पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा जाता है, बल्कि उन्हें तो काउंट ही नहीं किया जाता है। हमारी फाइनेंशियल क्लासेस को लेकर एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। एक ऐसी क्लास है जिसे सब कुछ मिल रहा है और एक ऐसी क्लास है जिसे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और एक ऐसी भी क्लास है जिसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। सोसाइटी का ये डिवीजन आपको हर जगह मिलेगा। हमें अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने से शाई फील नहीं करना चाहिए। आप उनसे ये डिस्कस करें कि आप सही से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टिंग किस तरह से करें। इससे वो हमारी गलतियों से सीख सकेंगे और अगर उनके पास फाइनेंस को लेकर कोई नॉलेज या कोई टेक्निक होगी तो हम उनसे वो टेक्निक और नॉलेज गेन कर सकेंगे। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर शर्माएं नहीं और ना ही इस ईगो में रहें कि मुझे किसी से फाइनेंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस बिना सीखे, बिना सोचे समझे आप कभी मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप उनसे ज़्यादा नॉलेज लें जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपसे अच्छी हो। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप पहाड़ों पर घूमने गए हैं और चेयर पर बैठकर टेबल पर पैर रखकर आराम से बैठे हैं और आपकी नज़र जहां तक जाती है वहां तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। फिर नज़ारे का मजा लेने के बाद आप अपना लैपटॉप निकालते हैं और काम में लग जाते हैं। हालांकि आई नो आपको ये लग रहा है कि भला ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है और ऐसा लोग करते भी हैं जो फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं। फ्रीलांसिंग वर्क का मतलब आप किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं करते। आप बस अपनी मर्जी और अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं और आप जितना काम करते हैं उतने ही आपको पैसे मिल जाते हैं। देखा जाए तो आजकल फ्रीलांसिंग वर्क का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि आज के दौर में लोग फ्रीडम चाहते हैं। लोग ऑफिस के रोज़ की ज़िंदगी से आज़ादी चाहते हैं। लोग ये भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा उन पर अथॉरिटी रखे और फ्रीलांसिंग वर्क करके आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले की जनरेशन थी वो भी आज की जनरेशन की तरह एक्स्ट्रा वर्क करती थी, लेकिन उनका एक्स्ट्रा वर्क करने का मकसद किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए सेविंग करना होता था। अगर हम 2017 की बैंक रेट रिपोर्ट माने तो आज की करंट जनरेशन में से 61% लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग के जरिए या फिर एक्स्ट्रा वर्क के जरिए से पैसे अर्न करते हैं। और इसमें खास बात यह भी है कि ये सभी अर्निंग मंथली ना होकर प्रोजेक्ट या फिर वीकली बेसिस पर होती है। फ्रीलांसिंग यूनियन और अपवर्क जैसी कंपनी ने ये प्रिडिक्शन किया है कि आने वाले 10 सालों में फ्रीलांसिंग वर्क बढ़ता ही जाएगा क्योंकि आने वाली जनरेशन को हर हाल में काम करने में आज़ादी चाहिए। उन्हें ये पसंद नहीं होगा कि कोई उनके काम में ज़्यादा रोक टोक करे। वो ये चाहेंगे कि उनका वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हो। इससे फ़ायदा यह है कि कई लोग अच्छी खासी इनकम कमा लेंगे और स्पेशली कई लोग फ्रीलांसिंग में उस काम को कर रहे हैं जो उनका पैशन है। ऑफिस में काम करने के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरलोड वर्क हो जाता है, लेकिन फ्रीलांसिंग में हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। आजकल यूट्यूबिंग और पॉडकास्ट का भी चलन तेजी से हो रहा है। ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। ये एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें आप सोते भी रहेंगे तो भी आप पैसे कमाते रहेंगे, या आप घूम भी रहे होंगे तो भी आप पैसे कमाते रहेंगे। इसे करने के लिए आपको एक टॉपिक चूज करना होगा और उस टॉपिक पर आपको वीडियोस या पॉडकास्ट बनाने होंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूट्यूबर्स को पेमेंट गूगल एडसेंस के थ्रू मिलते है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप जल्दी से अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं और पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो हर कोई कुछ न कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके इनकम जनरेट कर रहा है और आजकल ये ट्रेंड भी कॉमन हो गया है। कुछ लोग फुल टाइम जॉब करने के बाद अपने साइड हसल पर काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे साइड हसल को एक साथ करके उसे अपनी जॉब की तरह ट्रीट करते हैं।
आपको कई सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो साइड बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम कमाने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे फीवर, टास्क रैबिट और हैंडी। बेड विद मनी बुक की ऑथर बताती हैं कि उनकी फ्रेंड एरियन टैरोट कार्ड रीडिंग करती हैं, और इसके अलावा वो पिज़्ज़ा भी डिलीवर करती हैं। और उनकी एक और फ्रेंड है जो अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा बच्चों को योगा भी सिखाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक साइड इनकम अर्न कर सकें या अपने साइड हसल को ही अपना फुल टाइम जॉब बना लें, तो सबसे पहले आपको अपना पैशन सर्च करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को फोटोग्राफी का शौक है तो कोई गिटार अच्छा बजाता है, तो किसी को गैजेट का काफ़ी शौक है, तो किसी को ट्रैवलिंग करने में मज़ा आता है। आप अपने इस पैशन को साइड हसल में बदलें। अगर आपको फोटोग्राफी करनी अच्छी लगती है तो आप अपने क्लिक किए गए फोटोग्राफ्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के थ्रू छोटे मोटे काम ले सकते हैं, जैसे आप उनसे छोटे मोटे फंक्शन लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी पार्टी, इन सब इवेंट्स के लिए फोटोग्राफी करने का काम मांग सकते हैं और उन्हें कम पैसे में करके भी दे सकते हैं। जब इस तरह की इवेंट्स में आप फोटोग्राफी करेंगे तो लोगों से भी आपकी जान पहचान बनेगी। फिर इवेंट्स में लिए गए फोटोग्राफ्स को आप अपने सोशल मीडिया पर जब डालेंगे तो लोगों की नज़र में आपके काम को वैलिडेशन भी मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क एक सॉलिड तरीका है, क्योंकि आजकल जॉब का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। आजकल की जॉब अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल होती है। आपने ये देखा ही होगा कि किस तरह से कोरोना के दौरान कितने लोगों ने अपनी जॉब को गंवाया, और कई लोग तो ऐसे भी थे जो अच्छी कंपनी में अच्छे प्रोफाइल पर काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा था। साइड हसल की शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। कभी आपको अच्छे काम मिलेंगे और कभी आपको उतने अच्छे काम नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लगातार सर्च करना होगा, और जो काम आपको सूट कर जाए या जो काम आपके टैलेंट और स्किल्स के हिसाब से हो, उस काम को आप करते जाएं। इसके अलावा जो आपका पैशन है उसे और पॉलिश करते जाएं। इसके लिए आप यूट्यूब से सीख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप ओडेमी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोर्स कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आपको कोई सक्सेसफुल दिखता है तो कभी भी ये एजम्पशन ना लगाएं कि सामने वाला कितना कमा रहा है या कितना नहीं कमा रहा है। आपको सामने वाले के ना तो एक्सपेंसेस पता हैं और ना ही उसकी हिस्ट्री पता है। आपको इस बात को लेकर ट्रांसपेरेंट रहना होगा कि आप पैसे कहाँ से और कैसे कमा रहे हैं, और ना ही आपको ये बताने में शर्म महसूस करनी चाहिए। मोस्टली हम साइड हसल से पैसे इसलिए नहीं कमा पाते हैं क्योंकि हम शर्माते हैं, हमें डर लगता है दूसरों से जज होने में। इसलिए सबसे पहले आपको शर्माना छोड़ना होगा और उसके बाद आप अपने साइड वर्क पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में डीप जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें कई तरह की इलनेसेस या डिसऑर्डर भी होते जा रहे हैं। कहने को तो आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन वर्चुअली रियलिटी में देखा जाए तो हमें ये नहीं पता कि हमारा दोस्त अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहा है और उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहे हैं। आज के इस दौर में लोगों को डिप्रेशन होना कॉमन सी बात हो गई है, और डिप्रेशन के अलावा एंजाइटी भी एक कॉमन सिंड्रोम हो गया है। जबकि देखा जाए डिप्रेशन बाइपोलर सिंड्रोम का ही एक पार्ट है। बाइपोलर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें दो तरह के मूड स्विंग्स होते हैं। पहला डाउन मूड स्विंग यानी डिप्रेशन, और दूसरा अप मूड स्विंग्स यानी मैनिया, जिसमें डिप्रेशन काफी कॉमन बाइपोलर सिंड्रोम है। आज की डेट में डिप्रेशन को समझना लोगों के लिए आसान भी हो गया है, क्योंकि इसके बारे में अब काफी लोग खुलकर बात करने लगे हैं और अब इसके बारे में काफी कुछ लिखा भी जाने लगा है। हालांकि कुछ लोग अभी भी डिप्रेशन का मतलब सैडनेस से लगाते हैं, जबकि डिप्रेशन को सिर्फ सैडनेस समझना एक बेवकूफ़ी है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसे मेंटल पेन के साथ फिजिकल पेन भी होता है। जब इंसान बाइपोलर के मेनिया यानी हाइपोमेनिया फेज में होता है तो उसे यही लगता है कि वो सबसे बेस्ट है और उसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। वहीं इंसान जब बाइपोलर के डिप्रेशन फेज में होता है तो उसे यही लगता है कि वो सबसे खराब है, उससे खराब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और फिर उसमें इंसान अपना कॉन्फिडेंस बुरी तरह से खो देता है। बाइपोलर डिसऑर्डर ज़्यादातर ओकेजनल होता है। इसमें एक इंसान नॉर्मल लगता है और अगले ही मोमेंट इंसान वियर्ड सा बिहेव करने लगता है, जिस वजह से इसकी भी प्रॉपर मेडिकेशन चलती है। जब एक इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया या मैनियक फेज में होता है तो उसका मन होता है कि वो अपने सारे पैसे खर्च कर दे,
क्योंकि उसे पैसे जैसी चीजें बेकार लगने लगती हैं और बस यही मन होता है कि पैसे से जितनी ज्यादा चीजें खरीद लो वो कम है। जब ऐसी फीलिंग किसी को आती है तो उसे अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल नहीं रहता है। अगर ऐसे इंसान के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो वो उसे भी जमकर यूज करता है, और जब उस पे क्रेडिट कार्ड का डेब्ट आ जाता है तो उसे ये लगने लगता है कि वो कैसे भी करके अपने डेब्ट को पे कर देगा। ऐसा इंसान अपना कंपैरिजन सेलिब्रिटी से करने लगता है, अपने आप को सेलिब्रिटी की कैटेगरी में ले आता है। उन्हें लगता है कि वो भी सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी हैं और एक दिन वो भी मिलेनियर बन जाएंगे। फेमस राइटर, एजुकेटर और बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सपर्ट जूली फॉस्टर, जो कि खुद एक बाइपोलर डिसऑर्डर की विक्टिम थी, यहाँ हमसे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहती हैं। उन्हें अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में तब पता चला जब वो 31 साल की थी। हालांकि उनके हिसाब से बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स उनमें तब से आने लगे थे जब वो सिर्फ 15 साल की थी। अपने कई सालों की रिसर्च में उन्हें ये पता चला कि बाइपोलर डिसऑर्डर जिनमें होता है वो ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेंडिंग करते हैं। यानी बाइपोलर डिसऑर्डर के लोग नॉर्मली बैड विद मनी कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के लोग स्पेंड करने से पहले ये सोचते भी नहीं कि उनके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, या फिर किसी चीज़ को खरीदने से पहले ये भी नहीं सोचते हैं कि वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। मैनिक स्पेंडिंग के एग्जाम्पल को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है तो आप खुद को गिफ्ट देने लगते हैं। यानी ज़्यादा वर्क की वजह से आप में ओवर स्पेंडिंग की अर्ज आने लगती है। फिर आप अपने लिए कॉस्टली स्नीकर्स खरीदने लगते हैं, या फिर ब्रांडेड बैग्स या फिर ब्रांडेड क्लोथ्स की शॉपिंग करने लगते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, जब वो दुखी होते हैं या फिर किसी बात को लेकर परेशान होते हैं या फिर बोर होते रहते हैं, तो ऐसे लोग अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं, जहां वो जमकर पैसे को खर्च करने लगते हैं। ऐसे लोगों को बाद में एहसास होता है कि उन्होंने ज्यादा खर्च कर लिया। अगर आप भी दुखी होने पर इस तरह से करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने की बजाय आप थोड़ी देर वॉक करें। अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फनी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर किसी भी तरह का कोई भी रैंडम वीडियोस चलाकर देख लें, ताकि आपका दिमाग शॉपिंग से हटकर इन सब चीज़ों की तरफ चला जाए। अगर फिर भी आपका दिमाग शॉपिंग की तरफ बार बार जा रहा है, या फिर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने का मन हो रहा है, तो आप इसके लिए अपने किसी खास दोस्त से या फिर किसी साइकेट्रिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें और उसे बताएं कि आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से आपके अंदर ज़्यादा पैसे खर्च करने की आदत लगती जा रही है। इसके अलावा आप अपने फैमिली या फिर दोस्तों से अपने अकाउंट को बार बार चेक करवाएं, और उन्हें ये ज़रूर बताएं कि जब आपके अकाउंट में पैसे कम हो तो वो आपको इन्फॉर्म कर दें। ऐसे दोस्तों से बचें जो आपको बार बार बाहर घूमने के लिए फोर्स करते हैं और जो आपको पार्टी में चलने के लिए प्रेशराइज करते हैं। आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे इश्यूज में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करता है। आप चाहे तो अपने इस इशू के बारे में फेसबुक या फिर ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं। आपकी पोस्ट पर कई लोग आपको अच्छी अच्छी एडवाइस देंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको लेकर जजमेंटल भी होंगे, इसलिए आप चाहें तो अपनी पोस्ट को फिल्टर कर सकते हैं, और आप अपनी पोस्ट को सिर्फ ऐसे ही लोगों से शेयर करें जिन पर आप पूरी तरह से बिलीव करते हों या यकीन करते हों। दोस्तों, अमेरिका जैसी कंट्रीज में लोग यंग एज से ही क्रेडिट कार्ड रखना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पुश करते हैं, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर पेरेंट्स ही अपने बच्चों के क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि बच्चों को क्रेडिट कार्ड दिलाने से फायदा ये होता है कि बच्चों का क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है। फिर जब बच्चे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो क्रेडिट स्कोर की वजह से उन्हें अपार्टमेंट के लिए लोन लेने में आसानी हो जाती है। अगर आपको पता ना हो तो हम बता दें कि क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रोसरीज की शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने व्हीकल में पेट्रोल रिफिल करवा रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड या कैशबैक मिलता है जो वापस आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाता है। इससे पहले कई लोग बैंकिंग सिस्टम को खराब समझते थे, लेकिन जब से बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तब से उन्हीं लोगों के लिए बैंकिंग सिस्टम अब अच्छा हो गया है। द अनबैंकिंग ऑफ अमेरिका की ऑथर लीजा सरवन का ये मानना है कि ज्यादातर लोग बैंकिंग सिस्टम पर ही रिलाई करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं।
फिर जब लोग मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं और उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक उन्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देता है और ओवरड्राफ्ट पर हैवी चार्जेस भी लेता है। अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इमरजेंसी पड़ने पर $2000 का भी अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन लोगों के पास बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है और बैंक लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाता है। हालांकि ये सिर्फ एक तरीका है जिससे बैंक अपने कस्टमर से पैसे बनाता है। बैंक के पास पैसे कमाने के ऐसे और भी 100 तरीके होते हैं, जैसे डेबिट रीसीक्वेंसिंग। डेबिट रीसीक्वेंसिंग में आपने एक दिन सेट किया जहां पर आप अपने बिल के लिए ऑटो पे लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका बिल 500 रुपये है और आपने अपने बिल को ऑटो पे पर लगाया और उसी दिन आपने 700 रुपये की ग्रोसरी शॉपिंग कर ली और फिर सेम डे ही आपको 5000 अपने लैंडलॉर्ड को देने पड़े, वो भी चेक के थ्रू। लेकिन इन सब खर्चों के बाद अब आपके अकाउंट में सिर्फ 600 रुपये बचे हैं। तो बैंक पहले आपके बिल को ऑटो पे करेगा, यानी आपके अकाउंट से 500 रुपये डेबिट करेगा, जिसके बाद फिर आपके अकाउंट में 100 रुपये बचेंगे। लेकिन आपने अपने अकाउंट से ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली और लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी कर दी है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे में बैंक आप पर 2 ओवरड्राफ्ट चार्ज लगाएगा। पर यहाँ पर बैंक चालाकी करता है। सबसे पहले वो 5000 का चेक डेबिट करता है, फिर ऑटो पे से बिल पेमेंट होता है और फिर ग्रोसरी शॉपिंग। ऐसा करके बैंक आप पर 3 ओवरड्राफ्ट चार्जेस लगा देता है। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने क्रेडिट स्कोर को सही रखें। क्रेडिट स्कोर सही रखने से हमें फ्यूचर में कभी भी लोन लेने में दिक्कत नहीं आती है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतने ही आप बैंक की नज़र में ट्रस्टवर्दी होंगे। अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा करने के लिए आपको अपने हर बिल और ईएमआई पेमेंट को टाइमली करना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। वो अपने हर खर्चे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग बुरी तरह से क्रेडिट कार्ड के डेप्थ में फंस जाते हैं। ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड को अपने बैकअप के लिए यूज़ करें और क्रेडिट कार्ड से उसी चीज़ को खरीदें जिसे आप कैश से अफोर्ड नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड आपके लिए खतरनाक तब बन जाता है जब आप क्रेडिट कार्ड को अपनी इनकम लिमिट से ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट 20 से लेकर 25% तक चला जाता है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड को तभी यूज़ करें जब उसकी वाकई ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आपको इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना हो तो आपको इसमें कई सारे रिवॉर्ड और कैशबैक भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसमें कई सारे इंश्योरेंस भी मिलते हैं, जैसे अगर ट्रैवलिंग के दौरान आपका बैग खो जाता है तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है। कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जो आपको एक्सीडेंट होने पर भी रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस देते हैं। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचें कि क्या आपको वाकई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक इमेजिनरी मनी है, यानी आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं फिर भी आप पैसे को खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले सोचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अगर सही तरह इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये आपको बैड विथ मनी की कैटेगरी में ले आएगा। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ड्यू डिलिजेंस की भी ज़रूरत है। दोस्तों, सेविंग करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम करें। जितना ज़्यादा आप एक्सपेंसेस को कम करेंगे, जाहिर सी बात है आप उतना ही सेव करेंगे। ये सलाह हमें बैठे बिठाए हर कोई देता है, चाहे दोस्त हो या फैमिली मेंबर, पर हम इसे अनसुना कर देते हैं। जबकि सेविंग का सबसे आसान तरीका है बजटिंग। पॉपुलर बजट गुरु दवे रामसे का ये कहना है कि आप अपने सेविंग के बजट को डिवाइड करें और उस डिवीजन में एक इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। आपको कोशिश यही करनी है कि आप इस इमरजेंसी फंड में कम से कम कुछ नहीं है तो एटलीस्ट $1000 सेव करें। यानी आप अपने इमरजेंसी फंड में कम से कम 50,000 रुपये ज़रूर सेव करके रखें। इस इमरजेंसी फंड में हर महीने पैसे डालकर इसे भूल जाएं और उस फंड को तब तक ना टच करें जब तक आपके ऊपर कोई बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या आपका घर में किसी तरह का बड़ा डैमेज हो जाए।
वहीं राइटर पॉलेट परहेश सभी विमेन को ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें एक एफ ऑफ फंड बनाकर रखना चाहिए। इन केस अगर वो किसी अब्यूसिव रिलेशन में हैं या उन पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ऐसे में अपने पार्टनर से अलग होने पर उनके पास अपना खुद का एक फंड होना चाहिए जिसे वो ऐसी सिचुएशन में यूज कर सकें। और अगर फाइनेंस गुरु सुजे और मन की माने तो वो कहती हैं कि बजटिंग एक डाइट की तरह होती है जिसे ज्यादातर लोग बहुत दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते हैं, और फॉलो ना कर पाने की वजह से उन्हें बाद में बजटिंग ना करने का नतीजा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी बताए गए 3 अलग अलग फाइनेंस एक्सपर्ट्स की एडवाइस सुनने के बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग फाइनेंस एक्सपर्ट्स के सेविंग और बजटिंग को लेकर अलग अलग परसेप्शन हैं। ऑथर हेलेन ऑल्सेन ने अपनी बुक पाउंड फुलिश एक्सपोजिंग द डार्क साइड ऑफ द पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री में फाइनेंस गुरु सुजे ऑरमन को काफी क्रिटिसाइज किया था। ऑथर ऑल्सेन का ये मानना है कि सुजे ऑरमन और दवे रामसे जैसे फाइनेंस एक्सपर्ट्स सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने वाले फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं। ये हमें ऐसी चीज बताते हैं जिनसे पहले तो हम और ज्यादा गरीब हो जाएं, फिर वो हमें एक नई चीज बताते हैं ताकि हम उस गरीबी से बाहर निकल सकें। ये फाइनेंस एक्सपर्ट्स इस तरह से एडवाइस देते हैं कि जैसे इनकी हर बात सत्य वचन हो। ऐसा करके ये डे बाय डे खुद अमीर होते जाते हैं। ये खुद को अमीर बताएंगे और आपसे ये कहेंगे कि वो जो मेथड आपको बता रहे हैं, इसी मेथड को फॉलो करके उन्होंने मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। फिर उसके बाद वो लास्ट में आपसे अपना कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहेंगे जो कि $100 से लेकर $200 तक होता है, यानी ये आपके थ्रू पैसा कमाते हैं। ऑल्सेन ये भी कहती हैं कि बजटिंग गरीबों और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि वो कम से कम स्पेंड कर सकें, जिससे अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर सकें। एज अ ह्यूमन हम यही चाहते हैं कि कोई हमें एडवाइस दे और कोई हमें गाइडेंस दे। स्पेशली बात जब फाइनेंस की होती है तो हम ऐसे लोगों को सर्च करते हैं जो हमें एडवाइस दे सकें, और धीरे धीरे हम फिर फेक फाइनेंशियल गुरुज के चक्कर में फंस जाते हैं जो हमें ऐसी एडवाइस देते हैं जिनसे हमारा तो कोई खास फायदा नहीं होता है, बल्कि उन फाइनेंस गुरु का ही हो जाता है जो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना वीडियोस डालकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। देखा जाए तो हर इंसान की बजटिंग ही अलग अलग थ्योरीज है और हर इंसान अपनी अपनी थ्योरी को ही फॉलो करता है, जिसमें पहली थ्योरी है कैश ओनली। इस थ्योरी को काफ़ी लोग सक्सेसफुली फॉलो कर रहे हैं। इसमें आप कुछ हफ्तों के लिए अपना एक बजट बनाएं, यानी आप ये डिसाइड कर लें कि 10,000 या 20,000 जो अमाउंट आपको सही लगे वो चूज कर लें, और ये डिसाइड कर लें कि 5 हफ्तों में आप सिर्फ उतना ही अमाउंट स्पेंड करेंगे चाहे जो हो जाए। इसलिए आप अपनी बेवजह के एक्सपेंसेस को कम कर दें और 5 हफ्ते तक डिसाइड किए गए अमाउंट में सरवाइव करने की कोशिश करें। दूसरी थ्योरी है एनवलप मनी। इसमें आप अपने पैसे को अलग अलग एनवलप में रख सकते हैं, जैसे डेली एक्सपेंसेस का अलग एनवलप, ईएमआई का अलग एनवलप और सेविंग का अलग। ये थ्योरी भी काफी लोग इफेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। और तीसरी थ्योरी है 50-30-20, यानी आपको अपनी इनकम 3 पार्ट में डिवाइड करनी होगी। अपनी 50% इनकम आप अपनी नीड पर स्पेंड करेंगे, फिर अपनी 30% इनकम आप अपने वांट्स पर स्पेंड करेंगे, उसके बाद बचा हुआ 20% आप अपनी सेविंग में लगाएंगे। ये थ्योरी भी काफी लोगों को पसंद आती है और इस थ्योरी को भी पूरी दुनिया में कई लोग फॉलो करते हैं। इन तीनों थ्योरीज में से आपको जो भी अच्छी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो फाइनेंशियल गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, बाकी उस रास्ते पर चलने वाले खुद आप हैं। और ये सिर्फ आपको ही तय करना होता है कि आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं भी या नहीं। इस दौरान ये भी जरूरी नहीं है कि जो रास्ता आपको अपना आपका फाइनेंशियल गुरु बता रहा है वो आपको सूट करे। आप अपनी इनकम देखें, अपना नेचर देखें और उस हिसाब से डिसाइड करें कि आप किस तरह से सेविंग और बजटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इंटरनेट पर मिलने वाले किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप खुद की रिसर्च अच्छे से करें और उसी हिसाब से अपने लिए सेविंग करने का प्लान बनाएं। सेविंग और बजटिंग दोनों ही करना आसान है, बस उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा, क्योंकि फाइनेंस हमारे माइंडसेट पर ही डिपेंड होता है। दोस्तों, टैक्स को समझना काफी मुश्किल है। एक नॉर्मल इंसान को टैक्स के बारे में सिर्फ इतना ही पता होता है कि उसे टैक्स भरना है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसे कितना भरना है और कितना अमाउंट वो टैक्स पर बचा सकता है।
इसके लिए अलग इंडस्ट्री बनाई गई है और अलग प्रोफेशनल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आप कितना टैक्स भरें और आप कितना टैक्स बचा सकते हैं। अगर हम इंडिया और अमेरिका के टैक्स सिस्टम को कंपेयर करें तो अमेरिका का टैक्स सिस्टम अलग है। अमेरिका में टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में रहते हैं तो आपको स्टेट इनकम टैक्स और फेडरल इनकम टैक्स दोनों ही देने पड़ेंगे। और अगर आप फ्लोरिडा में रहते हैं तो आपको सिर्फ फेडरल इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपने टैक्सेबल इनकम को कम करके अपने इनकम टैक्स को भी कम करें। जितना आपके पास टैक्सेबल इनकम होगी उतनी ही आपके पास इनकम पर टैक्स लगेगा। अगर आप टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने डिडक्शन को इंक्रीज करें। डिडक्शन में आपके एक्सपेंसेस आते हैं, स्पेशली ऐसे एक्सपेंसेस जो आपकी इनकम बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट प्लान भी आपके टैक्सेबल इनकम को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर आप अपने इनकम टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स भरने में आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा। आपको ये चेक करना होगा कि आप कहाँ और कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए आप सबसे पहले अपना एक इनकम कैलेंडर बनाएं। जिस दिन लगे कि आपने ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं उसे उस डेट पर नोट कर लें, या फिर जो भी आपके बिल्स हैं या ईएमआईज़ हैं जिस डेट को जाती हैं आप उसे अपने पर्सनलाइज कैलेंडर में नोट कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल कैलेंडर लें, आप गूगल कैलेंडर पर ये काम कर सकते हैं। बस आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेंसेस को सही तरह से ट्रैक करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कार या बाइक है तो आप अपने व्हीकल्स को कितना यूज़ कर रहे हैं, इसे नोट कर लें। आप इसमें ये नोट कर सकते हैं कि किस दिन और कितना आपने अपनी व्हीकल में पेट्रोल या डीजल भरवाया है। इससे आपके पास अपने व्हीकल एक्सपेंसेस का प्रॉपर ट्रैक रहेगा। इसके अलावा आपको इस बात की भी ट्रैकिंग करनी है कि आप अपनी हेल्थ पर कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम की फीस कितनी है, और अगर आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं उसके एक्सपेंसेस भी आप लिखें। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो भी आप अपने नोट में मेंशन करें। इसके अलावा आप अपने बिजनेस में जो भी स्पेंड कर रहे हैं उसे भी ज़रूर मेंशन करें। आप चाहें तो अपने नोट में ट्रैवलिंग के दौरान आपने जो भी सामान खरीदा है उसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी आपके टैक्स डिडक्शन में काम आती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा लर्निंग कोर्स सीख रहे हैं उसकी भी रिसिप्ट आप अपने पास रख लें, क्योंकि ये भी आपके टैक्स डिडक्शन में काम आती है। और सबसे आखिर में है डोनेशन। अगर आप डोनेशन करते हैं तो उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा, क्योंकि अगर डोनेशन करते हैं तो आपको उसमें टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अमीर लोग या सेलिब्रिटी डोनेशन करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि डोनेशन करके वो अपने टैक्स को बचाते हैं। टैक्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स होता है और हर किसी के लिए इसे समझना आसान नहीं होता। अगर आप टैक्स सिस्टम को नहीं समझते हैं तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ऐसे कई लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी टैक्स को लेकर नॉलेज ज़ीरो है। ये टैक्स सिस्टम मुश्किल है, इसलिए इसके एक पूरी अलग इंडस्ट्री बनाई गई है जिसमें आपको अकाउंटेंट और सीए जैसे लोग मिलेंगे जो आपको टैक्स सिस्टम के बारे में समझा सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम टैक्स पे करें तो आपको अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जब आप अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको सबसे पहले ये मालूम हो जाएगा कि आप एक महीने में कितने पैसे खर्च करते हैं, और दूसरी चीज़ आपको मालूम हो जाएगी कि आप किस तरह से अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप उसकी रिसीप्ट लेने की कोशिश करें, और अगर किसी चीज़ की रिसीप्ट आपको नहीं मिल रही है तो आप उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू करने की कोशिश करें, ताकि पेमेंट आपके बैंक स्टेट में रिफ्लेक्ट हो सके। अपने खर्चों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर आप अपने कीमती टाइम को बचाते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस को भी आप अवॉइड करते हैं। टैक्स सिस्टम को समझना आपके अकेले के बस की बात नहीं है। इसके लिए अकाउंटेंट और सीए जैसे लोग हैं। आप इन लोगों की हेल्प ज़रूर लें। इन लोगों की हेल्प लेने से बिल्कुल भी डरें या हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि ये लोग आपकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए ही हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको टैक्स के बारे में अच्छी तरह से बता सकती हैं। इसलिए अपने टैक्स को सही तरीके से भरने की कोशिश करें।
टैक्स से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप अभी भागेंगे तो फ्यूचर में आपको काफ़ी दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए सही समय पर अपना टैक्स ज़रूर भरें। दोस्तों, जब आप किसी से प्यार करते हैं और लोगों को अपने प्यार के बारे में बताते हैं, तो आपकी फैमिली या फिर आपके दोस्त आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं, वो आखिर करता क्या है? हालाँकि आपसे ये कह सकते हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसकी जॉब या वो किस तरह से पैसे कमा रहा है, ये आप नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि जिसे हम प्यार करते हैं, वो अपनी अर्निंग किस तरह से कर रहा है। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि जिससे आप प्यार कर रहे हैं या जिसके साथ-साथ अपनी लाइफ़ बिताना चाहते हैं, उसका माइंडसेट पैसे को लेकर क्या है। अगर आपको लगता है पैसे को लेकर उसका ग्रोइंग माइंडसेट है और वो पैसे की वैल्यू करता है, उसके पास उसका खुद का एक फाइनेंशियल प्लान है और साथ ही साथ वो आपको पैसे को लेकर गाइड भी करता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इंसान फाइनेंशियली आपका काफ़ी ख्याल रखेगा। साथ ही साथ आपको भी फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। देखा जाए तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको फाइनेंस के बारे में तरह-तरह की बातें बताएँगे और फाइनेंस को लेकर आपको अच्छी-अच्छी एडवाइसेज़ भी देंगे। लेकिन जब आप उनके एक्चुअल फाइनेंस को देखेंगे, तो आप देखकर हैरान हो जाएँगे कि ऐसे लोगों के पास ना तो पैसे कमाने का कोई सॉलिड ज़रिया है और ना ही कोई ख़ास उनकी सेविंग होती है। अपना लाइफ पार्टनर चुनना हम सब की लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और जब भी हम अपने लिए पार्टनर चुनें तो हमें अपने फाइनेंशियल स्फीयर के अंदर रहकर ही पार्टनर चुनना चाहिए। यानी आपका और आपके पार्टनर का फाइनेंशियल स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे कम फाइनेंशियल स्टेबल है तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस कम करने होंगे ताकि उसे आप अपने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड पर ला सकें। वहीं अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है तो उसके लेवल पर पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस करने होंगे। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि आप ऐसे पार्टनर को चुनें जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारे जैसा ही हो। अक्सर अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने पर आपको कई सारे फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं। यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं और यही डिफरेंसेस बाद में ब्रेकअप या डाइवोर्स की वजह बनते हैं। अगर आप और आपका पार्टनर दोनों ही समझदार हैं और दोनों अपने रिलेशनशिप्स को सही से हैंडल करते हैं, तो ये मनी डिफरेंस ही रिलेशनशिप को बैलेंस करने का सोर्स बनाता है। जैसे आप बाकी डिफरेंसेस से एडजस्ट करते हैं, ठीक इसी तरह अगर आप अपने फाइनेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट करते हैं, तो आप दोनों ही एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ अपने लिए बना सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेकर आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। आप दोनों ही इस बात पर अपना एग्रीमेंट बनाएं कि दोनों ही लोग एक्सपेंसेस में इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे और इक्वली सेव भी करेंगे। जिस तरह से आप बाकी जिम्मेदारियों में अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक इसी तरह आपको अपने फाइनेंस में भी इक्वल कंट्रीब्यूशन देना ही होगा। आज के दौर में किसी को डेट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज के डेटिंग कल्चर में आपको अपने पार्टनर पर काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और अगर आप अपने पार्टनर पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियली जज करने लगता है। ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को लेकर कोई भी एजम्पशन ना करें, स्पेशली उनकी सिचुएशन को लेकर, उनके बैकग्राउंड को लेकर और उनके जेंडर को लेकर। आप अपने पार्टनर के सामने पैसे को लेकर ज़्यादा शो ऑफ ना करें। आप अपने पार्टनर को उतना ही बताएं या उनके ऊपर उतने ही पैसे खर्च करें जितना कि आप अपने फाइनेंस को मेंटेन कर सकें। आप अपने पार्टनर के साथ फाइनेंस के इश्यू पर बात करें, फाइनेंस को लेकर आप उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करें। आप ये जानने की कोशिश करें कि सामने वाला पार्टनर आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी कितनी हेल्प करेगा। आप उसके सामने अलग-अलग सिचुएशन रखने की कोशिश करें, जैसे कि आप उससे ये अज़्यूम करने को कह सकते हैं कि अगर उसे 1 लाख रुपए मिल जाएँ तो वो उस 1 लाख रुपए का क्या करेगा? इससे आपको ये अंदाज़ा मिलेगा कि आपका पार्टनर अपने पैसे को कैसे मैनेज करेगा। वो अपने पैसे को सिर्फ़ खर्च करेगा या सेव करेगा या कहीं इन्वेस्ट करेगा। अगर आपके पार्टनर को सेविंग या इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप उसे सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में खुलकर बताएँ। उसे सेविंग और इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करें। अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा बिल्कुल भी रोमांटिक चीज़ नहीं है, लेकिन पैसे को होना हमारे रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। आप ऐसे ही पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करें जिसका फाइनेंस को लेकर माइंडसेट अच्छा हो और जो अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हो।
इसलिए जब भी किसी को डेट करें या किसी से शादी करने की सोचें, तो आप उसके साथ साथ फाइनेंस को लेकर ज़रूर डिस्कशन करें, क्योंकि घर के खर्चे चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ का सबसे सुनहरा पल उसकी शादी का होता है। हर इंसान के अंदर अपनी शादी को लेकर कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। हर इंसान इसी सोच के साथ शादी करता है कि उसे एक ही बार शादी करनी है। इसलिए जितना हो सके उसे उतना ग्रैंड और लेविश बनाया जाए ताकि लोग इस शादी को याद कर सकें। बिजनेस इंसाइडर मैगजीन के अकॉर्डिंग यूएसए में मैरिज की जो एवरेज कॉस्ट है वो 33,000 डॉलर से ज़्यादा है। यानी एक मैरिज पर अमेरिकन्स ऑन एवरेज 33,000 डॉलर का खर्च करते हैं। और वहीं अकेले सिर्फ न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में 76,000 डॉलर ऑन एवरेज मैरिज में स्पेंड करते हैं। जबकि अगर हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो एक दिन के फंक्शन के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना एक नासमझी ही है। अपनी शादी पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की बजाय आप उसी पैसे को घर खरीदने के डाउन पेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसी पैसे से आप शादी के बाद हनीमून पर भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शादी आपकी ग्रैंड और लेविश हो। आप सिंपल तरीके से भी शादी कर सकते हैं। यूट्यूबर वॉक्स ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया था कि किस तरह से जब आप किसी रिजॉर्ट को फैमिली गैदरिंग के लिए बुक करते हैं तो आपको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप वही रिजॉर्ट्स शादी के लिए बुक करते हैं तो आपको लगभग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसे आप वेडिंग टैक्स कह सकते हैं। क्वीर यूट्यूब कपल विल और आरजे जब अपनी शादी के लिए प्लान कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि किस तरह से जब आप रिजॉर्ट ओनर या होटल ओनर के सामने वेडिंग का जिक्र करते हैं तो वो रिजॉर्ट की बुकिंग अमाउंट को फौरन ही बढ़ा देते हैं। वेडिंग इंडस्ट्री में भी अब ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। जब आप किसी वेडिंग प्लानर की वेबसाइट को चेक करेंगे तो आपको उनकी प्राइस कोटेशन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वेडिंग प्लानर चाहते हैं कि आप उनसे प्राइवेटली मिलें और वो आपसे मिलकर ही आपको अपना प्राइस कोटेशन बताएं। शादी में ज़्यादा खर्च होना है ये जानकर भी लोग शादी में जमकर अपने पैसे को खर्च करते हैं। शायद इसकी वजह यही है कि लोगों को शादियां पसंद आती हैं। लोगों को दूसरों की शादी अटेंड करना पसंद आता है। लोगों को इसलिए भी शादी में पैसा खर्च करना पसंद आता है क्योंकि ये एक कल्चरल इवेंट भी होता है। लोग शादी के थ्रू अपने कल्चर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम सब अपनी शादी के खर्चों को बचा सकते हैं। शादी एक दिन का ही फंक्शन होता है। ऐसे में शादी में कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। ग्रूम यानी दूल्हे की ड्रेस हमें अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार पहननी होती है। ऐसे में उस पर खर्च करने के बजाय हम शेरवानी या सूट को रेंट पर ले सकते हैं। आजकल ऐसी भी सर्विसेज चल रही हैं जो दूल्हे के कपड़े को रेंट पर देती हैं। इसके अलावा ज्वेलरी भी रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इसमें होने वाले एक्सपेंसेस के बारे में अपनी फैमिली और अपने पार्टनर की फैमिली से खुलकर डिस्कशन करना होगा। आपको डिस्कस करना होगा कि कौन किस चीज़ के लिए पे करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कैटरिंग के एक्सपेंसेस को कौन हैंडल करेगा, वेडिंग रिजॉर्ट्स के डेकोरेशन को कौन हैंडल करेगा। आपकी फैमिली और आपके पार्टनर की फैमिली को इक्वल कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करनी होगी। हालांकि ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो ब्राइड्स के पेरेंट्स होते हैं वो 40 से 50% तक वेडिंग एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, और वहीं ग्रूम के पेरेंट्स 10 से 15% एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। और ब्राइड और ग्रूम दोनों ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों ही थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो अपनी वेडिंग का पूरा एक्सपेंस कवर करते हैं, क्योंकि या तो वो खुद चाहते हैं अपनी वेडिंग के एक्सपेंसेस को कवर करना, या फिर उनके पेरेंट्स उनकी वेडिंग के एक्सपेंसेस को कवर करने में कैपेबल नहीं होते हैं। अपनी शादी के लिए आपको बजट भी सेट करना होगा और उसी बजट पर आपको स्टिक रहना होगा। आप अपनी इनकम के हिसाब से अपनी शादी का बजट तैयार करें, या शादी से पहले आप अपनी शादी के लिए सेविंग शुरू कर दें। जैसे आप बाकी चीज़ों के लिए सेव करते हैं, ठीक इसी तरह से अपनी शादी के लिए भी सेव कर सकते हैं। अपनी शादी के खर्चे को कम करने के लिए आप अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका दोस्त अच्छा फोटोग्राफर है तो आप उनसे अपनी शादी की फोटोग्राफी करवा सकते हैं। अगर आपके दोस्त का डेकोरेशन का काम है तो आप उससे डेकोरेशन के काम करवा सकते हैं। यानी आप अपने दोस्तों से लो प्राइस में ज़रूरी काम को करवा सकते हैं। अपनी शादी की शॉपिंग में
आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आपको रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने माइंड में ये ध्यान रखना होगा कि आप क्रेडिट कार्ड को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। अगर आप शादी में ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं तो ये आपको बेड विथ मनी कैटेगरी में ले जा सकता है। इसलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपनी शादी के खर्च को कम करें और एक सिंपल सी शादी करें। दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी है जो कभी भी किसी पर आ सकती है। इमरजेंसी अचानक से ही आती है, इसलिए हम कभी भी खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकते। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में आने वाले एक्सपेंसेस को हम हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि बीमारी कभी भी आ सकती है, और कभी ऐसा भी होता है जो आपको बीमारी होती है वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के कवर के बाहर होती है। ऐसे में फिर आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं, या फिर आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को जो इंश्योर्ड अमाउंट होता है वो आपके ट्रीटमेंट के अमाउंट से कम होता है, यानी आपके ट्रीटमेंट खर्चा आपके इंश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, और एक्स्ट्रा पैसे अरेंज करने के लिए आप लोन ले लेते हैं। अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मेडिकल डेप्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए बैंक से लोन लिया था, और वो अपने लोन ईएमआई हर महीने चुकाते रहते हैं। इसके अलावा आजकल ट्रीटमेंट के लिए एक ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है, वो है क्राउड फंडिंग ट्रेंड। यूट्यूबर अकीला ह्यूज को लीवर ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर अनएक्सपेक्टेड था और कई महीनों तक डायग्नोस्ड नहीं हो पाया था। और जब डायग्नोज हो गया तो अकीला इतनी बीमार हो गई कि वो यूट्यूब के लिए कंटेंट भी नहीं बना पा रही थी। उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी लैप्स हो चुका था, जिस वजह से अकीला के पास इतने फंड नहीं थे कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें। ऐसे में अकीला ने इंटरनेट की हेल्प ली। गो फंड मी पर अपनी सर्जरी के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की, और लोगों ने सर्जरी के लिए फंड भी किया। इसे ही क्राउड फंडिंग कहते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस में फ़ायदा यह है कि इन केस अगर आप किसी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में आते हैं तो आपको मेडिकल फंड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ही सब कुछ मैनेज कर लेगी। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपके इंश्योरेंस में कौन कौन सी बीमारियां कवर हैं। अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के दौरान ये चेक ही नहीं करते हैं कि वो जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियों को कवर किया जाएगा। चेक करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई ऐसी खतरनाक बीमारी जो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को हो, और वो बीमारी उस इंश्योरेंस में कवर नहीं हुई, तो आपको फिर अपने पास से ही मेडिकल फंड अरेंज करना होगा। उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने लिए एक मेडिकल इमरजेंसी फंड तैयार करके रखें। इसके लिए हर महीने आप अपनी इनकम से कुछ अमाउंट इमरजेंसी फंड के लिए तैयार करके रख सकते हैं। आप मेडिकल इमरजेंसी फंड अकाउंट को अलग कर सकते हैं और हर 3 महीने का टारगेट सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये टारगेट सेट करें कि आपको 3 महीने के बाद 20,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड में कलेक्ट करने हैं। इसी तरह हर 3-3 महीने पर आप अपने फंड को कलेक्ट करते रहें, और फिर जब आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाए तो आप उसी अमाउंट से चाहे तो एक हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लें जिसमें मैक्सिमम इलनेस कवर हो जाए। इसके अलावा जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो भी काफ़ी मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और इस मेडिकल एक्सपेंसेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही प्लान करके चलें। साथ ही साथ अपने माइंड में ये भी लेकर चलें कि बच्चे होने के बाद आपके मेडिकल एक्सपेंसेस आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, यानी आपने जितने खर्च की उम्मीद की होगी उससे कहीं ज़्यादा भी खर्च हो सकता है। इसलिए हमें अपने रिप्रोडक्टिव डिसीजन खुद ही लेने चाहिए कि हमें कब पेरेंट्स बनना है और कब नहीं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बनना फाइनेंस से भी जुड़ा होता है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी को इस दुनिया में तभी लाया जाए जब उसे हम बेहतर फैसिलिटी दे सकें। जब आप पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली रेडी हों, तभी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचें। बेड विथ मनी लेबल लगने से बेहतर यही है कि आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान करें। इसके अलावा आप अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। दोस्तों, हर कोई अपने रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं कर पाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं है
कि वो अपने लिए रिटायरमेंट सेविंग कर सकें। और जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोचते ही नहीं हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्जिनलाइज्ड लोग ज़्यादा पैसे होने के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग भी ज़्यादा पैसे के बारे में इमेजिन करते हैं, लेकिन एक डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे लोग सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोगों की डेथ जल्दी हो जाती है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब आप नॉर्मल तरीके से सेव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपना प्लान चेंज करना चाहिए। और एक्सपर्ट्स ने इस प्लान को प्लान बे कहा है। प्लान बे फेमस फिल्म मेकर माइकल बे के नाम पर रखा गया। माइकल बे का ये कहना था कि अगर वो अपनी लाइफ में एक एक्शन मूवी कर लें और वो एक्शन मूवी खूब कमाई कर ले तो वो उस कमाई के पैसे को अलग सेव करके रखेंगे और उस पैसे को बाद में यूज करेंगे। ट्रेडिशनली देखा जाए तो अमेरिका में 4 टाइप के रिटायरमेंट प्लान हैं। पहला है 401 के प्लान। इसमें कंपनी आपकी सैलरी का कुछ पोर्शन अपने 401 के प्लान में इन्वेस्ट करती है। दूसरा है IRA यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। ये प्लान बेसिकली फ्रीलांसर के लिए है जो अपना अलग से एक रिटायरमेंट अकाउंट ओपन कराते हैं और हर महीने उसमें एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। तीसरा है रोथ IRA। इस रिटायरमेंट प्लान में आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि विड्रॉल पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। चौथा है SEP IRA। इस रिटायरमेंट प्लान को भी सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर यूज करते हैं और ये 401 के प्लान की ही तरह सिमिलर है। इसमें आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और कंपनी जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तब आपको फंड प्रोवाइड करती है। रिटायरमेंट सेविंग के लिए अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपको इसके लिए आदत बनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप अभी से छोटे छोटे अमाउंट को सेव करेंगे तो फ्यूचर में आप अपने लिए अच्छी खासी रिटायरमेंट सेविंग बना लेंगे। अगर आप अभी से अपने अंदर छोटे अमाउंट को सेव करने की आदत नहीं डालेंगे तो रिटायरमेंट के दौरान आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें सेविंग की आदत छोटे अमाउंट से ही डालनी चाहिए। 2017 की CNBC रिपोर्ट की माने तो 41% यंग लोग जिनकी एज 30 से ज़्यादा है वो रिटायरमेंट प्लान के लिए सेव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर इनकम टैक्स में चली जाती है और वो सेविंग के लिए कुछ बचा ही नहीं पाते हैं। वहीं 2017 की फ्यूचर मैगजीन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% जेन G401 के प्लान पर डिपेंडेंट है, यानी कि जनरेशन 401 के प्लान पर डिपेंडेंट है, यानी इनके पास खुद का इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लान नहीं है। हर इंसान को अपने हिसाब से एक अलग इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। कुछ लोग अपना इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लान बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स रिटर्न तो देते हैं, लेकिन इनके रिटर्न का भरोसा नहीं है। हो सकता है इन इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने जो रिटर्न सोचा है वो आपको ना मिले। कुछ लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन इसे गैम्बलिंग नहीं समझना चाहिए। इसे आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन समझिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियोस देखें या फिर गूगल पर इसके बारे में पढ़ें। आपको इन्वेस्टिंग को एक खेल की तरह लेना होगा। यहाँ पर आप इस खेल को जितना खेलेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा और उतना ही बेहतर आप परफॉर्म करते जाएंगे। यानी आप अपनी सेविंग करते जाएंगे, इसलिए इन्वेस्टिंग से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर आप एक औरत हैं तो आपको हर हाल में सेविंग और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। नॉर्मली औरतें रिस्क अवेयर होती हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से सेविंग और इन्वेस्टिंग कर सकती हैं। हालांकि औरतों को इन्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम होती, लेकिन औरतें बुक्स और वेबसाइट के थ्रू फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी को सीख सकती हैं। कुछ लोगों का ये बिलीफ है कि $1,000,000 सेव करने के लिए $1,000,000 अर्न करना भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप रोज़ाना $1 या ₹100 बचा के भी अपनी सेविंग को $1,000,000 तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आप छोटे अमाउंट से सेव करना चाहें तो ज़रूर करें। आप ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं जिनका इंटरेस्ट आपकी तरह ही सेविंग और इन्वेस्टिंग करने में है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सीरियसली सोचें, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अभी से थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ पैसा फ्यूचर में लाइफ सेवर बनता है
और आपको बुढ़ापे में भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में या ड्रामों में ये देखा होगा कि किस तरह से घर का सबसे बुजुर्ग मेंबर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है और घर के सारे मेंबर्स उसके आसपास ही रहते हैं। वो बुजुर्ग मेंबर घर के सभी मेंबर्स को अपनी विल यानी अपनी अंतिम इच्छा बताता है। वो ये बताता है कि उसकी वेल्थ या इनहेरिटेंस में किसको क्या हिस्सा देना है। कुछ फैमिली मेंबर्स इस फैसले से खुश होते हैं और कुछ नाराज। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो विल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर आपको अपने पेरेंट्स के इनहेरिटेंस से कुछ हिस्सा मिला है तो आपकी कई प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हो सकती हैं। देखा जाए तो हम सब अभी भी अपने पेरेंट्स पर किसी न किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं। हमें ये भी मालूम है कि जब हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम उनसे क्या क्या चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी मालूम रहता है कि इनहेरिटेंस के दौरान हमें क्या क्या मुश्किलों को फेस करना पड़ सकता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमारे पेरेंट्स ऐसी एज में आ जाएं जहां पर हमें ये लगने लगे कि हमारे पेरेंट्स के साथ अब कुछ भी हो सकता है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपने पेरेंट्स को विल बनाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि इनहेरिटेंस को लेकर आपकी फैमिली और रिलेटिव्स में किसी तरह का कोई डिफरेंस आ सकता है, तो आपको उसे पहले ही मिल बैठकर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं और बाद में इन चीज़ों में आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स के या फिर आपके किसी भी अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में नॉमिनीज नहीं हैं, तो आप फौरन नॉमिनी ऐड कराएं, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में नॉमिनी ऐड नहीं कराएंगे तो आपको बाद में काफ़ी इशू फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स के डेप्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स के डेप्ट के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम होता और अचानक से उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स पर काफ़ी डेप्ट था, जिससे बाद में हमें पे करना पड़ता है। हालांकि किसी किसी कंट्री में पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड का डेप्ट बच्चों से नहीं लिया जाता, अनलेस एंड अनटिल आप क्रेडिट कार्ड के को साइनर ना हो। एक्सपर्ट्स की माने तो एक एज के बाद हमें अपने पेरेंट्स की लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि एक ना एक दिन हम अपने पेरेंट्स को ज़रूर खोएंगे। अगर आपको अपने इनहेरिटेंस में अपने पेरेंट्स का घर मिला है और आप उसमें नहीं रहना चाहते हैं, तो आप उसे बेच दें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये हमारे पेरेंट्स का घर है, इससे हमारी यादें जुड़ी होंगी। लाइफ में सब कुछ इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा जब आप भी इस एज में आ जाएं जहां पर आपको अपनी लाइफ का कोई भरोसा ना हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी एक विल रेडी करके रखें, ताकि फ्यूचर में किसी तरह के फैमिली डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सके। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो आप उन्हें अपने हर इन्वेस्टमेंट, असेट्स और डेब्ट के बारे में बताएं और कोशिश करें कि अपना डेब्ट आप जल्दी से जल्दी पे करें। अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो आपको हर इन्वेस्टमेंट या अकाउंट में अलग अलग बच्चों को नॉमिनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब बात पेरेंट्स की होती है तो हम ज़्यादातर इमोशनली होकर सोचने लगते हैं, लेकिन हमें इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, क्योंकि बात जब फाइनेंस की होती है तो कभी ना कभी और कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर होती हैं और प्रैक्टिकल होकर सोचना कोई बुरी बात नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पेरेंट्स काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं तो आप उनसे विल बनाने को लेकर खुलकर बात करें और उन्हें ये समझाएं कि ये कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे फ्यूचर में आने वाले डिस्प्यूट्स रुक जाते हैं। इसके लिए आप घर के सभी रिस्पॉन्सिबल मेंबर से भी बात करें, क्योंकि ऐसा करने में ही सबकी भलाई है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे तो वो बेड विथ मनी की लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए इस कैटेगरी में आने से अपने आप को और अपनी फैमिली दोनों को बचाएं। दोस्तों, अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो आज की सोसाइटी पूरी तरह से कैपिटलिज्म सोसाइटी बन गई है, जहां पर सोसाइटी का एक सेक्शन अमीर होता जा रहा है और एक सेक्शन गरीब पर गरीब होता जा रहा है। हो सकता है हम में से ज़्यादातर लोग फूड, मेडिकल और एजुकेशन जैसी चीज़ों को अच्छी तरीके से अफोर्ड कर लेते हों, लेकिन फिर भी सोसाइटी का एक सेक्शन है जो इन बेसिक नीड्स के लिए तरसता है। यानी हमारी सोसाइटी में एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बन गया है जो सबके लिए फिट नहीं है और कहीं ना कहीं ये सिस्टम हम सब ने मिलकर ही बनाया है। हर एक इंसान की यही कोशिश होनी चाहिए कि वो सोसाइटी का एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाए जो सबके लिए इक्वली फिट हो।
गाला पोल के एक सर्वे की माने तो 60% अमेरिकन आज सोशलिज्म से ज्यादा कैपिटलिज्म पर यकीन करते हैं। उन्हें ये लगता है कि कैपिटलिज्म ज्यादा बेहतर है। उन्हें ये भी लगता है कि वो ज्यादा काम करते हैं, इसलिए ज्यादा टैक्स भरते हैं, और जो काम नहीं करते हैं वो टैक्स बिल्कुल भी नहीं भरते हैं। इसी वजह से कैपिटलिज्म पर बिलीव करने वालों को ये फील होता है कि जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं उनके हिस्से का भी टैक्स वही भरते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग कैपिटलिज्म पर अपना ट्रस्ट रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता है कि सोशलिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक की वजह से अमीर लोग पैसे नहीं बना पाएंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि स्ट्राइक करने से गरीब लोग भी पैसे नहीं बना पाते हैं। आज के दौर में कैपिटलिस्ट सिस्टम इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम सब इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, और ज़्यादातर गरीब या मिडिल क्लास फैमिली को ये लगता है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट ही कमा सकते हैं। उन्हें ये लगता है कि ज़्यादा पैसे कमाने का हक सिर्फ अमीरों का है, उनका नहीं। हम अपने अंदर खुद ही ये बिलीफ डाल देते हैं कि हम ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते हैं, और कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े रिच लोग हमें इमोशनल तरीके से भी मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम ज़्यादा वेजेस या सैलरी की बात ही ना करें। राइटर एशले सीफोर्ड का ये कहना है कि ज़्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को इमोशनली मैनिपुलेट करती हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा माहौल देने की कोशिश करती हैं, अच्छा वर्किंग कल्चर देने की कोशिश करती हैं, ताकि जब एम्प्लॉय अपने प्रमोशन या फिर सैलरी बढ़ाने की बात सोचें तो वो इमोशनल होकर सोचें कि कंपनी उसे एक अच्छा वर्किंग कल्चर दे रही है, इस कंपनी से प्रमोशन की बात करना गलत होगा। और कुछ एम्प्लॉयज़ कभी कभी इसी वजह से स्विच भी नहीं करते हैं। बैड विथ मनी बुक की ऑथर कहती हैं कि हम सब बैड विथ मनी की कैटेगरी में हैं, और इस कैटेगरी में आने के जिम्मेदार भी हम ही हैं। शायद इसकी वजह यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करें, या फिर पैसे सेव और इन्वेस्ट करने के तरीके को इतना कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि हम जितना भी कर लें हमसे पैसे सेव ही नहीं होते हैं। हम जब जब सोचते हैं कि हमारी लाइफ स्टेबल होने वाली है या हम पैसे सेव कर सकते हैं तो टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, या फिर महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि हम कुछ भी सेव करने से पहले सोचने लगते हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं उस सिस्टम को अच्छी तरह से समझें और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने की सोचें। हम इस सिस्टम को पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं। हम बस जो भी हिस्सा खराब है या डैमेज है उसे सही कर सकते हैं। आज का सिस्टम कैपिटलिज्म का सिस्टम है, तो आप भी एक कैपिटलिस्ट की तरह ही सोचें, और इस कैपिटलिज्म सिस्टम में जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है उसे अपने एंड से बदलने की कोशिश करें। दोस्तों, पैसा एक बहरूपिये की तरह है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। पैसे को लेकर सबकी जर्नी अलग अलग होती है, और सेविंग और बजटिंग को लेकर किसको क्या एडवाइस सूट कर जाए किसी को भी नहीं मालूम। हर इंसान के लिए अलग अलग एडवाइस वर्क करती है, और ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की लाइफस्टाइल कैसी है और सामने वाला किस सिचुएशन को फेस कर रहा है। मोस्टली हम ये यकीन कर लेते हैं कि मनी प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे कैरेक्टर का और बिहेवियर से जुड़ाव रखती है। हालांकि सेविंग और बजटिंग हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है, लेकिन कम पैसा होना या ज़्यादा पैसा होना हमारे कैरेक्टर को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आप पैसे नहीं बचा रहे हैं तो आप लापरवाह इंसान हैं, और अगर आप पैसे बचा पा रहे हैं तो आप एक जिम्मेदार इंसान हैं। ये सब डिफिनेशन हमारी सोसाइटी की बनाई हुई है। हर इंसान पैसा बचाना चाहता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो इंसान चाह कर भी नहीं बचा पाता है। इसके अलावा हम पैसे के बारे में लोगों से डिस्कशन करने से भी डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पैसे के बारे में लोगों से डिस्कस किया तो लोग हमें जज करने लगेंगे। इस चक्कर में हम लोगों को कभी बताते ही नहीं हैं कि हमारे सामने किस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है। पैसे बचाने के लिए आपको किसी भी तरह का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पैसे को लेकर कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। अगर कोई आपसे कहता है कि वो पैसे को लेकर एक्सपर्ट है तो वो सरासर आपसे झूठ बोलता है। पैसे को लेकर जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है उसी तरह उसका पैसे को लेकर नज़रिया बन जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाते हैं, कुछ लोग कम मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और कुछ लोग बिना मेहनत करके भी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। कुछ लोग शुरू में गरीब होते हैं लेकिन बाद में बहुत अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग शुरू में अमीर होते हैं लेकिन बाद में वो गरीब बन जाते हैं।
पैसे कमाने के लिए और पैसे बचाने के लिए आपको सिर्फ अटेंशन देना होगा। पैसे से हर इंसान का इंटेंस इमोशन जुड़ा होता है और पैसे से लेकर हर इंसान की यूनिक प्रॉब्लम भी जुड़ी होती है। ये प्रॉब्लम हम सबको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो पैसे हम कमा रहे हैं उस पैसे को हम किस तरह से बेहतर इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो लोग आज पावर में हैं और जिनके पास आज बहुत ज़्यादा पैसा है, वो ये चाहते हैं कि हम पैसे को लेकर शर्म महसूस करें और पैसे को लेकर एक डर हमारे अंदर बना रहे कि हम कहीं बहुत ज़्यादा गरीब ना बन जाएं या हमारे पास बिल्कुल भी पैसे ना रहें। असली सच तो यह है कि पावरफुल लोग प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं जिससे हम सोचने लगें कि हम गरीब हैं, हम कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं और जो भी पैसे हैं उसे कमाने का हक सिर्फ अमीरों का है। वो ये चाहते हैं कि पैसे को लेकर अपनी सोच को गिव अप कर दें ताकि पैसा सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पास ही रहे। हम चाहे तो अपने सारे लोन और सारे डेब्ट पे कर सकते हैं और हम चाहें तो अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे रास्ते चुनें जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। यानी किस तरह से हमें अपनी सेविंग करनी है और किस तरह से हमें खुद को पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है। अपने रास्ते पर आप ही चलेंगे, इसलिए रास्ता भी आपको ही चुनना होगा। लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं और जिसकी गाइडेंस आपको अच्छी लगे और आपकी सिचुएशन पर फिट बैठे, आप उसी की गाइडेंस खोलें। हर किसी को अपना फाइनेंशियल गुरु बनाने से बचें। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फाइनेंशियल गुरु आप खुद ही बने